Today we discuss about the topic different type of organic reactions. तो हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन के टाइप्स. तो ऑर्गेनिक रिएक्शन बेसिकली कितने टाइप्स की होती है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस. चलिए वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं. ऑर्गेनिक रिएक्शन के बेसिकली जो हम टाइप पढ़ते हैं उनमें जो पहला टाइप आता है हमारा फर्स्ट, वो होता है एडिशन रिएक्शंस. सेकंड वन जो टाइप है हमारा वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. और थर्ड जो टाइप है हमारा वो है इलिमिनेशन रिएक्शंस. और फोर्थ वन जो टाइप है हमारा रहेगा वो है रीअरेंजमेंट रिएक्शंस. एडिशन रिएक्शन जो होता है बेसिकली इसको हम समझने के लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं. जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि कोई एल्कीन है, जैसे ए डबल बॉन्ड बी है, ये कोई एल्कीन है. इसमें हम कोई रिएजेंट ले रहे हैं लाइक एक्स और वाई, एक रिएजेंट ले लिया. तो एक्स वाई जो रिएजेंट होता है, रिएजेंट में एक पार्ट हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करेगा, दूसरा पार्ट न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करेगा. तो यहाँ पे हम एल्कीन के अंदर एक्स और वाई को जोड़ते हैं. तो अभी यहाँ पे अगर एरो इस तरह से लगा रखा है तो ये वाला हमारा नेगेटिव वाला पार्ट होगा, ये वाला पॉजिटिव वाला पार्ट होगा. यदि बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ए से तो ए पे एरो लग बी पे नेगेटिव चार्ज आएगा और ए पे पॉजिटिव चार्ज आएगा. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफिलिक जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल वाला पार्ट होगा वो नेगेटिव वाले पे जुड़ेगा और न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट होगा जो पॉजिटिव वाले पे जुड़ेगा. तो इस प्रकार से ए एक्स ए वाई और यहाँ पे बी पे एक्स जुड़ जाएगा. अब वही बात कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की. तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे मैंने कोई अल्काइल हैलाइड लिया RX और यहाँ पे मैं न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा रहा हूँ. तो न्यूक्लियोफाइल के बाद होता है जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करता है और ये जो यहाँ पे X होगा वो लिविंग ग्रुप का कार्य करेगा. तो यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा. तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो गया है. अब वही बात कर लेते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस की. तो एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होती है? एलिमिनेशन रिएक्शंस जो होती है वो जस्ट एडिशन रिएक्शन का उल्टा होता है. लाइक अगर एल्कीन से हम एडिशन करके इस प्रकार का कंपाउंड बना रहे हैं तो इसी कंपाउंड का एलिमिनेशन करके फिर से एल्कीन को फॉर्म किया जा सकता है. जैसे कि लाइक यही एग्जांपल लेते हैं हम कि यहाँ पे AYBX है, इसका एलिमिनेशन किया किसकी प्रेजेंस में? बेस की प्रेजेंस में. तो यहाँ A डबल बॉन्ड B का फॉर्मेशन हो गया, यानी एल्कीन बन गया. तो एलिमिनेशन रिएक्शंस में बेसिकली क्या क्या बनता है? एल्कीन बनता है. अब वही बात कर लेते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शंस की. तो रीअरेंजमेंट रिएक्शंस क्या होता है? जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं A, B एंड C. तो यहाँ पे ACB बन गया, यानी B को C ने रिप्लेस कर दिया और वहां पे C रीअरेंज हो गया B के स्थान पे. तो इसको हम रीअरेंजमेंट रिएक्शन बोलते हैं. तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और रीअरेंजमेंट रिएक्शन में क्या डिफरेंस है. अब हम बात कर लेते हैं एडिशन रिएक्शन जो होता है बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं. तो एडिशन रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो एडिशन रिएक्शन की जो बेसिक टाइप की बात कर लेते हैं. तो एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, दूसरा होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, थर्ड वन होता है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन. वही हम अगर बात करें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की भी बेसिक थ्री टाइप है. एक है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, दूसरा होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और थर्ड वन इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. एलिमिनेशन रिएक्शंस के बेसिक टाइप की बात करें तो एक होता है E1 एलिमिनेशन और एक होता है E2 एलिमिनेशन. अब हम वन बाय वन एक एक को एक्सप्लेन करेंगे. उससे पहले मैं थोड़े से आपको जानकारी दे देता हूं कि आखिरकार इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता क्या है. देखिए जैसे कि ये एल्कीन दिख रहा है, इस एल्कीन के अंदर ये जो पार्ट होता है हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है. तो इलेक्ट्रोफाइल यदि पहले जुड़ने जाता है, यानी फर्स्ट जो एडिशन हो रहा है या ऐड होने के लिए जो जा रहा है या अटैक करने के लिए जो जा रहा है, जुड़ने के लिए जो जा रहा है, वो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, तो उसको अपन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलेंगे. यदि जुड़ने के लिए जो स्पेसिस जा रही है वो न्यूक्लियोफाइल जा रही है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा.
और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में यदि फ्री रेडिकल एड ऑन हो रहा है तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं सर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन किसमें होता है, तो बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्कीन और अल्काइन में परफॉर्म होती है। वही अगर हम बात करें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन सर किसमें होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होता है कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर होता है। कार्बोनिल कंपाउंड यानी कि हम कह सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखने को मिलेगी। वही अगर बात करें फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, तो फ्री रेडिकल जो एडिशन रिएक्शन होता है वो एल्कीन और अल्काइन में ही होता है, बट इसके साथ पेरोक्साइड आ जाता है। पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हमें फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन देखने को मिलता है, जो कि आप एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। वही बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहां परफॉर्म होता है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन के अंदर यानी एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर परफॉर्म होता है। तो एरोमेटिक कंपाउंड यानी बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलेगा। वही हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहां होता है, तो न्यूक्लियोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपका परफॉर्म होता है वो जो एल्काइल हैलाइड ग्रुप हो गया, जैसे कि एग्जांपल दे ही रखा है आपको। इसके अलावा अल्कोहल में, ईथर में आपको जनरली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलेगा। इसके अलावा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहां होता है, तो देखिए आपने देखा एल्कीन और अल्काइन का प्रयोग हमने दो जगह कर रखा है ऑलरेडी। आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि एल्कीन और अल्काइन जो होता है उनकी रिएक्टिविटी काफी ज्यादा होता है क्योंकि उसके अंदर पाई बॉन्ड होता है, तो पाई बॉन्ड की रिएक्टिविटी सिग्मा बॉन्ड से ज्यादा होती है। तो यहाँ जो एल्केन है वो एक ही रिएक्शन में आता है जहां देखने को मिलता है वो है होता है हमारा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। वही अगर हम बात करें सर E1 और E2 का मीन्स क्या होता है, तो E1 का मतलब हो जाता है यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शंस और E2 का मतलब हो जाता है बाई मोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। यानी यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन जो रिएक्शंस होती है वो 2 स्टेप की रिएक्शंस होती है और ये वीक बेस की प्रेजेंस में होती है। किसकी प्रेजेंस में होती है, वीक बेस की प्रेजेंस में एलिमिनेशन होके एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। वही अगर हम बात करें E2 एलिमिनेशन जो होता है स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में होता है और स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में एलिमिनेशन होके एल्कीन का निर्माण हो जा रहा है। तो आई होप आपको ये रिएक्शंस का जो चार्ट है वो अंडरस्टूड हो गया होगा। अब हम वन बाय वन एक एक करके एक एक रिएक्शंस को समझते हैं कि किस प्रकार से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है, किस प्रकार से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है। तो वन बाय वन हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहली जो हमारी रिएक्शंस है वो है हमारी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो देखिए जैसे नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन यानी कि जो स्पेसिस जुड़ने जा रही है वो पहली स्पेसिस जुड़ने जाएगी एल्कीन के अंदर वो होगी इलेक्ट्रोफाइल। देखिए एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया CH2 डबल बॉन्ड CH3। ये कोई अनसिमेट्रिक एल्कीन है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन परफॉर्म करने जा रहे हैं, जिसमें मैंने एक हाइड्रोजन का हैलाइड लिया। हाइड्रोजन के हैलाइड में हाइड्रोजन जो होता है यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, वही हेलोजन जो होगा वो यहाँ न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। जैसा कि आपको पता है कि मैंने बोला था कि एल्कीन के अंदर हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखते हैं, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करने जा रहे हैं। तो मैकेनिज्म से समझेंगे रिएक्शन को वन बाय वन। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3 ये एल्कीन लिया। इस एल्कीन के अंदर हम फर्स्ट जो अटैक करने जा रहे हैं वो हमारा होगा, फर्स्ट अटैक होगा हमारा इलेक्ट्रोफाइल का। इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा, H+ होगा। और वह अटैक कहाँ करेगा, जिस प्रकार से मैं इसको मैं एरो का साइन बना देता हूँ इस प्रकार से। तो अगर एरो का साइन इधर बन रहा है तो नेगेटिव चार्ज यहाँ बनेगा और पॉजिटिव यहाँ बनेगा। अगर एरो इस तरह से बनाते तो नेगेटिव चार्ज यहाँ बनता है और पॉजिटिव यहाँ बनता है। यानी दो केसेस बन रहे हैं हमारे। एक केस तो ये बन रहा है कि CH2 CH CH3 तब कार्बोकैटायन हमारा 1 डिग्री पे बन रहा है और ये H+ यहाँ जुड़ के CH2 बन जा रहा है। वही अगर हम बात करें सेकंड केस, तो सेकंड केस में क्या हो जा रहा है, सेकंड केस में हमारा CH2 CH3
CH और CH3 यानी कि कार्पेटाइन 2 डिग्री पे बन जा रहा है। तो अगर आप देख पा रहे हैं, यदि इलेक्ट्रोफाइल यदि यहाँ सेकंड नंबर के कार्बन पे जुड़ रहा है तो 1 डिग्री कार्पेटाइन बन रहा है, और वही अगर इलेक्ट्रोफाइल यानी H प्लस CH2 पे जुड़ जा रहा है तो 2 डिग्री कार्पेटाइन बन जा रहा है। अब अगर हम अटैक करते हैं यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का, और यहाँ पे भी अटैक न्यूक्लियोफाइल का कर रहे हैं, तो यहाँ जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है वो हो रहा है CH2 CH2 CH3, और यहाँ हेलोजन X लग जाएगा। वही अगर हम बात करें यहाँ प्रोडक्ट की तो CH3 CH X CH3, तो ये जो प्रोडक्ट है हमारा 2 डिग्री कार्पेटाइन का, और ये प्रोडक्ट हमारा 1 डिग्री कार्पेटाइन का। मगर इस प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि स्टेबिलिटी जो ऑर्डर होता है कार्पेटाइन का, वो कार्पेटाइन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री होता है। उसके अकॉर्डिंग ये जो प्रोडक्ट हमारा बना है, ये प्रोडक्ट हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, और ये प्रोडक्ट हमारा माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो मेजर प्रोडक्ट जो है 2 डिग्री कार्पेटाइन का बना। इसी को एक रशियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मार्कोनिकोव, उन्होंने ऐसा बताया कि यदि हम किसी अनसिमेट्रिक एल्कीन पर किसी अनसिमेट्रिक रिएजेंट का अटैक कराते हैं, तो वहां पे जहां डबल बॉन्डेड कार्बन होता है, उस डबल बॉन्ड कार्बन में जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है वहां नेगेटिव वाला यानी न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता है, और जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है वहां पॉजिटिव वाला यानी कि हाइड्रोजन यानी इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाता है। तो इसको ही एक रशियन साइंटिस्ट ने, और उस प्रोडक्ट को अपन मार्कोनिको प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ये प्रोडक्ट जो होगा हमारा मार्कोनिको प्रोडक्ट हो जाएगा, और दिस इज एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ मार्कोनिको प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बन रहा है और एंटी मार्कोनिको माइनर बन रहा है। तो ये था मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस का। अब हम सेकंड रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। तो सेकंड रिएक्शन जो होती है हमारी, सेकंड रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो एडिशन रिएक्शंस की टाइप के अंदर बात कर रहे हैं अपन। हमने सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस क्या होती है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि न्यूक्लियोफाइल जो होगा पहले एड ऑन होने के लिए जाएगा। मैंने आप लोगों को जो रिएक्शंस का चार्ट बताया था, उस चार्ट के अंदर हमने ये देखा था कि जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन परफॉर्म होती है वो एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर होती है। तो मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे कार्बोनिल कंपाउंड का मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड ले लिया, एसिटाल्डिहाइड। इसकी रिएक्शंस करा रहे हैं हम HCN के साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। तो हाइड्रोजन जो होगा यहाँ पे H प्लस का काम करेगा और CN माइनस का काम करेगा, क्योंकि इसका ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ जो ये रिएजेंट है हाइड्रोजन साइनाइड, इसके अंदर H प्लस और CN माइनस, H प्लस इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है और CN माइनस न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। मैकेनिज्म समझते हैं कि क्या मैकेनिज्म इसका होता है रिएक्शंस का। तो मैकेनिज्म पार्ट किसी भी रिएक्शन को डिटेल एक्सप्लेनेशन देता है कि वो रिएक्शन किस प्रकार से परफॉर्म हुई। अगर मैं एक साथ इसको यहाँ पे एड ऑन करके लिखूंगा तो आप जज नहीं कर सकते कि पहला इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा या न्यूक्लियोफाइल जुड़ा। अभी मैकेनिज्म हम एक्सप्लेन कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप कि पहले न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो रहा है, उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड OH एसिटाल्डिहाइड को लिया, और इस पे पहला अटैक किसका होगा, न्यूक्लियोफाइल का होगा, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। उससे पहले यहाँ जो ये C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O वाला जो पार्ट है हमारा, ये अगर पोलराइज होता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से है, तो एरो का साइन इस प्रकार से आएगा। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ से हटेगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पॉजिटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन जाएगा, और यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बन जाएगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक जो सेंटर बन रहा है वहीं पे अटैक करेगा हमारा न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और वहां जुड़ेगा। तो अब यहाँ पे देखिएगा न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे यानी कि C प्लस पे, और ऑक्सीजन O माइनस की फॉर्म में रह रहा है। अब सेकेंड स्टेप में H प्लस अटैक करेगा किस पे, O माइनस पे। तो यहाँ पे CH3COH CNH यानी साइनोहाइड्रिन का निर्माण हो जा रहा है, साइनोहाइड्रिन बन जा रहा है यहाँ पे। अब ये SCN को हमने कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर जोड़ के साइनोहाइड्रिन फॉर्म कर दिया।
तो ये थी हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस। आई होप आपको अंडरस्टूड हो रहा होगा। थर्ड जो हमारी रिएक्शंस है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। देखिए जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है फ्री रेडिकल जो है वो एड ऑन हो रहा है। देखिए फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन यानी एडिशन रिएक्शन यानी फ्री रेडिकल रिएक्शन जो होती है उस वो 3 स्टेप में उसका मैकेनिज्म होता है, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन। तो इनिशिएशन स्टेप में हमारा रिएक्शंस में जो भी रिएजेंट होता है वो ब्रेकिंग होगा और वो फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन में जाएगा। फिर उसके बाद में प्रोपोगेशन स्टेप हो जाएगा और लास्ट स्टेप में टर्मिनेशन में हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो मैं आपको फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन जो होता है मैंने बताया था एल्कीन एल्काइन के अंदर होता है और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। तो एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने फिर से वही CH2 डबल बॉन्ड CH3 ये एक अनसिमेट्रिक एल्कीन ले लिया और उस पर अनसिमेट्रिक रिएजेंट का अटैक करा रहा हूं, मगर इसमें इस बार मैंने पेरोक्साइड लिया है और अनसिमेट्रिक जो रिएजेंट ले रखा है HX उसकी जगह मैं X हेलोजन जो है HBr लूंगा। किसके पीछे रीजन है? रीजन ये है कि हम HBr के साथ पेरोक्साइड लेते हैं, उसमें प्रेजेंस में हमारी फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस होगी और एंटी मार्कोनी प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि HBr के साथ जो प्रोडक्ट बनता है उसमें प्रोडक्ट जो होता है एक्सोथर्मिक प्रोडक्ट होता है, ओवरऑल रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो जाती है और प्रोडक्ट को फॉर्मेशन हो जाता है। तो HBr की प्रेजेंस में कराएंगे। अब HBr की प्रेजेंस में कराएंगे तो हमने लास्ट जो रिएक्शन देखी थी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जिसमें हमने 2 प्रोडक्ट बनाए थे। इससे एक प्रोडक्ट हमारा था CH2 Br CH2 CH3 और एक प्रोडक्ट था हमारा CH3 CH Br और CH3। तो ये वाला जो प्रोडक्ट था हमारा एंटी मार्कोनी प्रोडक्ट था और ये प्रोडक्ट हमारा मार्कोनी को प्रोडक्ट था। तो इस रिएक्शन के अंदर पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ओवरऑल रिएक्शंस एक्सोथर्मिक हो जाती है, तो जो एंटी मार्कोनी प्रोडक्ट होता है वो मेजर प्रोडक्ट की फॉर्म में बनता है। तो दिस इज मेजर एंड दिस इज माइनर प्रोडक्ट, ये दोनों में डिफरेंस है। आप लोगों ने लास्ट टाइम में जो हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखा था वहां मेजर प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन हुआ था वो हमारा मार्कोनी को प्रोडक्ट बना था। इसमें एंटी मार्कोनी प्रोडक्ट जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड HBr के साथ में। तो आई होप ये रिएक्शंस आप कंपैरिजन करके उसके साथ समझ सकते हैं। और नेक्स्ट रिएक्शन की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट जो रिएक्शंस है हमारी वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर, यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो होती है बेसिक जो टाइप है उसको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में जो पहला टाइप होता है, फर्स्ट टाइप, वो होता है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होता क्या है। देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि इलेक्ट्रोफिलिक यानी कि इलेक्ट्रोफाइल जो होगा पहले सब्स्टिट्यूट होगा, यानी किसी रिएक्शंस में सब्स्टिट्यूट कौन होगा? इलेक्ट्रोफाइल। तो उसके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात हो रही है। तो यानी कि हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। मैंने जो रिएक्शन का आपको चार्ट बताया था उसके अंदर मैंने आप लोग एक्सप्लेन किया था कि एरोमेटिक जितने भी कंपाउंड होते हैं बेंजीन से रिलेटेड उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलता है। तो एग्जांपल से समझते हैं। लाइक मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने लिया बेंजीन। देखिए बेंजीन की रिएक्शन करा रहे हैं हम Cl2 FeCl3 की प्रेजेंस में। FeCl3 यहाँ लुईस एसिड का काम करेगा, ये Cl2 रिएजेंट का काम कर रहा है। Cl2 में अगर हम बात करें तो मैकेनिज्म से समझते हैं कि कैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म होती है। सबसे पहले जो Cl2 होगा वो ब्रेक होगा तो Cl प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो जाएगा। तो इसी Cl माइनस को का अटैक FeCl3 पे होगा, यानी कि लुईस एसिड जो होगा यानी Cl माइनस एक्सेप्ट कर लेगा FeCl3 को और क्या फॉर्म हो जाएगा FeCl3 से Cl माइनस के साथ जुड़ के FeCl4 माइनस का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये जो Cl प्लस बचेगा ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल वाला पार्ट होगा, जो कि अब बेंजीन के अंदर इसको पोलराइज करेंगे। इसको पोलराइज करेंगे हम। तो पोलराइज करने पर इस प्रकार से मैंने अगर पोलराइज किया है तो यहाँ वाला जो पार्ट होगा यानी कि नेगेटिव हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे और ये वाला पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ से हट जाएगा। तो पोलराइज होने के बाद में जो Cl प्लस है उसका अटैक होगा, तो Cl प्लस अटैक करेगा
कहाँ अटैक करेगा? Cl प्लस न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफिलिक जो सेंटर होगा उस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करके वहां जुड़ जाएगा। तो जैसे ही Cl यहां जुड़ा तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है और यहाँ पे कार्पेटाइन का जनरेशन हो गया, यानी कार्पेटाइन जनरेशन हो गया जैसे ही Cl वहां पे जुड़ा। तो Cl का जुड़ना हुआ, कार्पेटाइन का जनरेशन हुआ। अब यहाँ पे देखिए कि जो एरोमेटिसिटी है बेंजीन की वो लूज हो चुकी है, क्योंकि यहाँ तक ही ये पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन कंडीशन लग रही है, यानी प्लस आई इफेक्ट यहाँ तक ही बन रहा है। तो बेंजीन फिर से अपनी एरोमेटिसिटी को बनाने के लिए इस H प्लस यानी प्रोटॉन को रिलीज करा देगा बाहर। तो H प्लस फिर से रिलीज हो जाएगा और H प्लस रिलीज होने के बाद यहाँ पे ये दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन होंगे फिर से यहाँ पे दे देगा। तो बेंजीन पर फिर से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और फिर से बेंजीन अपनी एरोमेटिसिटी को बना लेगा और क्लोरोबेंजीन का निर्माण हो जाएगा। तो देखिए स्टेप क्या हुई, सबसे पहले मैंने Cl2 जो रिएजेंट है उसमें इलेक्ट्रोफाइल है ना को लेके आए और उसमें से जो न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट था उसको लुईस एसिड ने एब्जॉर्ब कर लिया और पहली स्टेप में जनरेशन ऑफ कार्पेटाइन हुआ और दूसरी स्टेप में हमने प्रोटॉन को रिलीज करा दिया और तीसरी स्टेप जाते जाते प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया, तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस परफॉर्म होती है। तो ये हो गया आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहीं पे। अब हम थर्ड जो सेकंड टाइप है सब्स्टिट्यूशन का उसकी बात कर लेते हैं। तो सेकंड जो टाइप होता है सब्स्टिट्यूशन का वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती है? देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वह होती है जिसमें न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिए थे आपको कि अल्काइल हैलाइड जो होता है उसके ऊपर या अल्कोहल हुआ या ईथर हुआ उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम देखने को मिलती है। तो पहला जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, जैसे कि मैंने लिया यहाँ पे CH3 CH3X, यानी कि ये अल्काइल हैलाइड है, इस पे मैं न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा रहा हूं। अब देखिए यहाँ पे जो X होगा ये भी एक एनाइन क्रम है और न्यूक्लियोफाइल भी एक एनाइन है, कि ये नेगेटिव चार्ज स्पीशीज ये भी नेगेटिव चार्ज स्पीशीज। तो ये जब यहाँ से रिप्लेस होगा तब जाके न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हो पाएगा। तो ये जो प्रजाति होगी या स्पीशीज होगी ये लिविंग ग्रुप का काम करेगी और यहाँ से जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो प्रोडक्ट हमारा CH3 और NU बन जाएगा और लिविंग ग्रुप यानी हैलोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब देखिए इसमें भी जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है उसमें भी टाइप्स होते हैं अलग अलग। जैसे कि अभी यहाँ पे आपको 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड दिख रहा है। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में यदि अगर मैं न्यूक्लियोफाइल ले रहा हूँ और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ले रहा हूँ, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ले रहा हूँ और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले रखा है, तो वहां हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में SN1 का टाइप देखने को मिलेगा। SN1 का मतलब फुल फॉर्म होता है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये रिएक्शंस डबल स्टेप में होती हैं, यानी कि 2 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर और मॉलिक्यूलिटी जो होती है ऑर्डर जो रेट ऑफ ऑर्डर होता है रिएक्शंस का वो एक ही मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है। इसी कारण से इसको यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। वही अगर मैं SN2 की बात करूं तो SN2 जो रिएक्शन होता है 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में अच्छे से होता है, यानी ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है आपका। यहाँ अगर हम रिएक्शंस अच्छे से देखने को मिलेगी वो कौन सी रिएक्शन होगी? SN2 रिएक्शन, यही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, फिर से ये लिविंग ग्रुप रिमूव होगा, मगर यहाँ सॉल्वेंट कौन सा होगा? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होगा और यहाँ पे आपका CH3CH2 NU न्यूक्लियोफाइल यहाँ लग जाएगा और लिविंग ग्रुप रिमूव हो जाएगा। इस प्रकार से आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम डिटेल में पढ़ते हैं तो हम पूरा इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि किस किस प्रकार से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म होती है। ये तो था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो आई होप आपको अंडरस्टूड हो रहा होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या था। अब थर्ड जो हमारा टाइप है वो है सब्स्टिट्यूशन का, वो है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जैसे कि नाम से पता चल रहा है फ्री रेडिकल, यानी कि फ्री रेडिकल का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, वो एग्जांपल हमारा होता है एल्केन। जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया था एल्केन के अंदर हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म करते हैं
और इसमें एक चीज खास हो रहा है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है वो हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है। हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, पेरोक्साइड। तो हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, जैसे मैं अगर हेलोजिनेशन करा रहा हूँ, फोटो हेलोजिनेशन, ये एनर्जी लाइट के प्रेजेंस में करा रहा हूँ, तो अगर मैंने यहाँ पे Cl2H की रिएक्शंस एल्केन एंड मीथेन के साथ कराए, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन एक Cl के साथ इन्वॉल्व होकर HCl बना के बाहर रिमूव हो जाएगा और यहाँ CH3Cl यानी एल्काइल क्लोराइड यानी मिथाइल क्लोराइड का निर्माण हो जाएगा। वही अगर मैं बात कर लूं, अगर मैंने यहाँ पे Cl2H को एक्सिस में ले रखा है, एक्सिस का मतलब है कि ये लार्ज क्वांटिटी में ले रखा है, यानी क्लोरीनेशन यानी फोटो हेलोजिनेशन आप लार्ज क्वांटिटी में करते जा रहे हैं, यानी कि एक्सिस में क्लोरीन लेके कर रहे हैं, तो ये रिएक्शन तब तक नहीं रुकेगी जब तक ये सारे के सारे हाइड्रोजन मीथेन से रिमूव नहीं हो जाते। तो यहाँ पे एक बार सिंगल स्टेप रिएक्शन होगी तो CH3Cl का फॉर्मेशन होगा, फिर से Cl2H का रिएक्शन होगा तो फिर से CH2Cl2 का निर्माण हो जाएगा। अगर अगेन रिएक्शन होती है Cl2H की प्रेजेंस में तो CH-Cl3 यानी क्लोरोफॉर्म का निर्माण हो जाएगा, और अगर फिर से Cl2H की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो CCl4 का निर्माण हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। यही अगर मैं यहाँ पे CH4 को एक्सिस में लेता और फोटो हेलोजिनेशन रिएक्शंस कर परफॉर्म कराता तो यहाँ पे CH3Cl का निर्माण होता है और HCl बाहर रिमूव होता है, तो यहाँ पे CH3Cl बनता है, यानी एक ही बार रिएक्शंस होती है। अगर एक्सिस में आपने ले रखा है तो रिएक्शंस में जब तक कि सारे हाइड्रोजन रिमूव नहीं हो जाते तब तक रिएक्शंस कंटिन्यू चलती रहेगी। तो ये तो था आपका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। आई होप आपको अंडरस्टूड हो रहा होगा। देखिए ये मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको मैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को एक्सप्लेन किया है। अब हम थर्ड जो हमारा है रिएक्शंस जो होता है वो है इलिमिनेशन रिएक्शंस। तो इलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होती है उसको समझ लेते हैं। देखिए जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है इलिमिनेशन, इलिमिनेशन मतलब इलिमिनेट करना, और आप लोगों को मैंने बताया था कि इलिमिनेशन जो रिएक्शंस होता है बेटा, वो इलिमिनेशन रिएक्शंस जो होता है वो एडिशन रिएक्शंस का उल्टा होता है, यानी कि एडिशन रिएक्शंस का उल्टा। तो इलिमिनेशन भी दो टाइप के होते हैं, मेनली दो टाइप के होते हैं, बाकी और भी टाइप होते हैं, इसके मेनली दो टाइप होते हैं। ये वाला टाइप हो जाएगा यूनिमोलिकुलर इलिमिनेशन रिएक्शंस, यूनिमोलिकुलर इलिमिनेशन रिएक्शंस। तो यूनिमोलिकुलर इलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होता है समझते हैं। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, यानी कि रिएक्शन की जो रेट है एक ही मॉलिक्यूल पर डिपेंड कर रही है, इसी कारण से यूनिमोलिकुलर आया है। मगर ये भी, ये जो रिएक्शंस है इवन इलिमिनेशन, ये SN1 जैसी है। SN1 भी जो रिएक्शंस होती है वो 2 स्टेप में होती है, ये भी 2 स्टेप में होती है। यहाँ पे भी कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन होता है, मगर दोनों में डिफरेंस है, यहाँ एल्कीन बनेगा यानी कि इलिमिनेशन परफॉर्म होगा, वहां सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म होगा। तो देखिए यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे मैंने लिया एग्जाम्पल CH3CH2X, और यहाँ पे मैंने सबसे पहले बेस लिया, और वो भी किसकी प्रेजेंस में लिया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में। तो यहाँ जो बेस होता है वो रिएक्शन में पहली स्टेप में इन्वॉल्व नहीं होता है। पहली स्टेप में बेस इन्वॉल्व नहीं होता है रिएक्शंस में, पहले कार्ब कैटायन का निर्माण होता है। तो यहाँ पे कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन होगा फर्स्ट स्टेप में, और सेकंड स्टेप में बेस जो होगा, ये जो अल्फा पोजीशन वाला कार्बन है, दिस इज बीटा पोजीशन कार्बन। तो जो बीटा पोजीशन पे जो कार्बन होगा ये अल्फा एंड दिस इज बीटा। बीटा पोजीशन पे जो कार्बन पे जो हाइड्रोजन होगा उस पर अटैक करेगा बेस, और उस हाइड्रोजन को वहां से रिमूव कर देगा, क्योंकि देखो बेस का काम है हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन को वहां से एक्सेप्ट करना, है ना। बेस जो होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, एसिड वो होता है जो प्रोटॉन देता है अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरम। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को बेस ले लेगा, तो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी एल्कीन का निर्माण हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे रिएक्शंस में स्टेप कितनी इन्वॉल्व हुई है, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, यानी रिएक्शंस जो होती है 2 स्टेप में परफॉर्म हो रही है। अब यहाँ देखा जाए तो कार्ब कैटायन एज ए इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है, कार्ब कैटायन इंटरमीडिएट के रूप में फॉर्म हो रहा है। ये वाली स्टेप हमारी स्लो स्टेप होगी, ये वाली फास्ट होगी। तो जो रेट होती है रिएक्शंस की, रिएक्शन की रेट वो डिपेंड कर रही है केवल इस सबस्ट्रेट के ऊपर,
यानी रिएक्शंस की जो रेट होती है वो सबस्ट्रेट पे ही डिपेंड कर रही है। तो सबस्ट्रेट 1 है यानी कि मॉलिक्यूलरिटी 1 हो गई और ऑर्डर भी 1 हो गया। इसी कारण से ये रिएक्शंस जो होती है यूनिमोलिकुलर और एलिमिनेशन हो रहा है, इसी कारण से इसको क्या बोलते हैं, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शंस। आई होप आपको अंडरस्टूड हो रहा होगा। देखिए हम किस प्रकार से इवन एलिमिनेशन यानी यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा है एलिमिनेशन रिएक्शंस, वो इसमें होता है E2 एलिमिनेशन। तो E2 एलिमिनेशन क्या होता है, जो सेकंड एलिमिनेशन का टाइप है E2 यानी कि बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शंस, बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शंस। देखिए बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में होता है, जैसे कि इवन एलिमिनेशन जो होता है वीक बेस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होता है। E2 एलिमिनेशन यानी बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में होता है और पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल लिया, यहाँ पे CH3 CH2 X, यहाँ पे हमने स्ट्रॉन्ग बेस ले रखा है और सॉल्वेंट जो ले रखा है वो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट ले रखा है। तो रिएक्शंस में क्या होगा, ये जो बेस होगा स्ट्रॉन्ग बेस B और B का अटैक जो होगा, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन पे जो प्रेजेंट हाइड्रोजन होगा इसको बेस रिमूव करेगा और ये जो हैलोजन होगा, हैलोजन का रिमूवेशन भी पैरेलली साथ साथ ही होगा। यानी कि हम कह सकते हैं बॉन्ड का टूटना और यहाँ पे बेस का अटैक करना इस हाइड्रोजन के ऊपर, दोनों साइमल्टेनियसली परफॉर्म हो रहा है। इसे हम ट्रांजिशन स्टेट बोल सकते हैं, जो कि स्टेप में काउंट नहीं, यहाँ ट्रांजिशन स्टेट जो बन रही है वो रिएक्शन के अंदर चलती है। तो ये वाला बेस जो है इस हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है यहाँ से, और यहाँ पे हैलोजन जो है ये यहाँ की बॉन्ड ब्रेकिंग हो गई, ये बाहर यहाँ से बाहर रिमूव हो रहा है। तो ये साइमल्टेनियसली परफॉर्म हो रहा है और यहाँ से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी एल्कीन बन जा रहा है। तो देखा आपने, ये जो रिएक्शन है पूरी सिंगल स्टेप रिएक्शन ही कहलाती है। तो ये सिंगल स्टेप है ना, फर्स्ट स्टेप में ये रिएक्शंस हो रही है ना, सिंगल स्टेप रिएक्शंस है। और यहाँ पे जो रिएक्शंस का रेट है वो सबस्ट्रेट और बेस दोनों पे डिपेंड कर रही है, यानी कि बेस भी पैरेलली अटैक कर रहा है साथ ही साथ, और सबस्ट्रेट दोनों पे डिपेंड कर रही है। तो मॉलिक्यूलरिटी तो हो गई इस रिएक्शंस की 2, मॉलिक्यूलरिटी 2 हो गई और ऑर्डर भी 2 है। तो ये रिएक्शंस जो होती है मॉलिक्यूलरिटी 2 है, तो ये रिएक्शंस हो गई बाइमोलिकुलर और एलिमिनेशन होके एल्कीन का निर्माण हो रहा है। इसी कारण से इस रिएक्शन को हम बोलते हैं बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शंस। आई होप आपको अंडरस्टूड हो रहा होगा जो मैं आपको यहाँ एलिमिनेशन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये हमारी सभी के सभी रिएक्शंस यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको अंडरस्टूड हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।